हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमर्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एचपीएलसी और टीएलसी, ठीक है, वो भी एक सेपरेशन मेथड ही थी और गैस क्रोमेटोग्राफी ये भी एक सेपरेशन मेथड ही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अलग होगा एचपीएलसी और टीएलसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी है क्या। उसके नाम पे से ही पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस का फंडा जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का फंडा ये है कि यहाँ पे एज अ मोबाइल फेज हम गैस यूज करेंगे और स्टेशनरी फेज में सॉलिड या लिक्विड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो गैस यूज करेंगे एज अ मोबाइल फेज, वो कौन सी गैसेस होगी? वो इनर्ट गैसेस होती है जो एज अ मोबाइल फेज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि व्हाई इनर्ट गैसेस। तो उसका रीजन ये है कि इनर्ट गैसेस का काम क्या है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं करेगी। जैसे सैंपल के साथ कोई इन्वॉल्व वो नहीं करेगा और सीधा सीधा उसका काम करके निकल जाएगा। ओके, तो यही हीलियम और आर्गन करता है। बट इंडस्ट्री के अंदर हर बार हीलियम, आर्गन, नियॉन जैसी कॉस्टली गैसेस यूज करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं नाइट्रोजन गैसेस बिकॉज उसका काम बिल्कुल उन्हों की तरह ही है और वो चीप भी है। इसलिए गैस क्रोमेटोग्राफी में इंडस्ट्री में हम ज्यादातर नाइट्रोजन गैस ही हम एज अ मोबाइल फेज हम यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि उसका इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे हम सैंपल को कॉलम के अंदर हम इनलेट करते हैं, वो सब हम उसके इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर हमारा मोबाइल फेज भरा हुआ है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन यहाँ पे हम एज ए मोबाइल फेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे गैस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है फ्लो रेट कंट्रोलर है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर यानी कि कॉलम के अंदर हमारा जो गैस है वो कितने फ्लो से अंदर इंट्रोड्यूस करना है वो ये तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हमने एक फ्लो रेट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे इंजेक्टर है जहां से सैंपल हमारा सिस्टम के अंदर इंजेक्ट होगा। ओके, ये हमारा जो दिख रहा है ये कॉलम है। ओके, तो पहली बात तो ये कि ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे बिल्कुल भी गैस क्रोमेटोग्राफी ऐसा दिखता नहीं है। ये जस्ट इमेजिन करने के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप गूगल करके देख सकते हैं कि एक्चुअली गैस क्रोमेटोग्राफी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखता कैसे है, ठीक है। ये जस्ट इमेजिन करने के लिए कि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसे एनालिसिस होता है, अंदर कॉलम के अंदर कैसे क्या काम होता है, बस वो एक इमेजिन करने के लिए हमने ये ड्रॉ किया है। बिल्कुल ऐसा जरा भी दिखता नहीं है गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट। ओके, हाँ, तो ये जो दिख रहा है आपको ये कॉलम है, ओके, जिसकी लंबाई 15 से 30 मीटर जितनी होती है। ओके, ये हमारा गैस क्रोमेटोग्राफ है। यहाँ पर डिटेक्टर दिया हुआ है जहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट वो डिटेक्ट होगा। ओके, और डिटेक्टर से डिटेक्ट हो गया वो हमारा जो ग्राफ है वो कंप्यूटर के ऊपर में दिखेगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंजेक्टर। यहां से हम हमारे सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सैंपल हम क्या लेंगे। सैंपल हम या तो गैस या तो लिक्विड लेंगे। अगर इन केस हम लिक्विड एज ए सैंपल ले रहे हैं तो वो लिक्विड सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो गैस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सके। ओके, ऐसा लिक्विड हम ले सकते हैं और जब वो लिक्विड से गैस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तब तो उसकी एक्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही सैंपल हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलम के अंदर हम जानते हैं कि स्टेशनरी फेस होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एचपीएलसी के अंदर भी देखा था कि उसके भी कॉलम के अंदर सिलिका एज अ स्टेशनरी फेस रहता है। तो यहाँ पे भी इसके कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस होता है, वो या तो सॉलिड या तो लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर, ज्यादातर जीसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टेशनरी फेज लिक्विड ही होता है, ठीक है। लेकिन वो लिक्विड ऐसा होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हायर हो। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं वो जस्ट लाइक ओवन है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो ये ओवन के टेम्परेचर के दरमियान भी वो स्टेबल हो सके। इतना उसका टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, उसका उतना बॉइलिंग पॉइंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज में यूज क्या होता है? सिलिका ग्रीस। सिलिका ग्रीस हम एज अ स्टेशनरी फेज
यूज करते हैं। और मोबाइल फेस तो हम जानते ही है कि हम नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम सैंपल यहां से इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे सैंपल इनलेट रहा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हमारा सैंपल अगर लिक्विड हो तो यहाँ पे वो टेम्परेचर के वजह से वो गैस के अंदर फॉर्म हो जाता है। ओके, तो आगे वो कॉलम के अंदर जाता है। तो कॉलम के अंदर एक्चुअली होता क्या है उसको हम समझने की ट्राई करेंगे। एक अलग से हम ड्रॉ करते हैं कि मान लो ये हमारा कॉलम है, सॉरी मान लो हमारा कॉलम है। ये कॉलम का बस इतना पोर्शन को हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं कि एक्चुअली सैंपल और मोबाइल फेस का अंदर क्या फंडा होने वाला है। ओके, इसके अंदर हमारा स्टेशनरी फेस है। ओके, सो यहां पे क्या जाएगा, हमारा मोबाइल फेस प्लस सैंपल। हमारा मोबाइल फेस सैंपल को लेके कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। ये मोबाइल फेस है, ये यहां से सैंपल आएगा, उसको लेके हमारा जो कॉलम है उसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो वहां पे होगा क्या, जो सैंपल के अंदर हमारा जो वैसे कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है, वो यहां से तुरंत बाहर निकल जाएंगे, कॉलम के बाहर निकल जाएंगे। और जो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, हाँ बहुत ज्यादा होता है, वो कॉलम के अंदर ज्यादा देर स्टे करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो प्योरिफिकेशन हुआ है वो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हुआ है। हमने एचपीएलसी में देखा था कि वहां पे प्योरिफिकेशन हुआ था, वो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बेस पे हुआ था। बट जीसी के अंदर यहाँ पे प्योरिफिकेशन हुआ है वो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हुआ है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो फटक से निकल जाएंगे आगे, और जिसका बहुत ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट वो स्टे करेंगे कॉलम के अंदर। ओके, सो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है वो यहां से निकल जाएंगे कॉलम के बाहर। जो कॉलम के बाहर निकलेंगे इसे हम कहते हैं इल्यूट। ओके, तो ये इल्यूट हमें मिल गया जो डिटेक्ट होगा डिटेक्टर के अंदर। मतलब जो सबसे पहले कॉलम के बाहर निकला है वो इल्यूट, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है, वो डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा। बाद में उसका हमें पिक मिलेगा कंप्यूटर के ऊपर। ओके, सो हमें जो फर्स्ट पिक हमारा मिलने वाला है वो उसका होगा, उस कंपोनेंट का होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है उसका क्या होगा। अब इसे निकालने के लिए हमको हमारा टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो ओवन का टेम्परेचर है वो 3000 सेल्सियस होता है। ओके, अब हमें इस कंपोनेंट को कॉलम से जल्दी से बाहर निकालने के लिए हमारे इस टेम्परेचर को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सो इस चीज को कहते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। ओके, टेम्परेचर को एडजस्ट करना, टेम्परेचर को प्रोग्राम करना, ठीक है। टेम्परेचर को हमको बढ़ाना होगा ये हमारे कंपोनेंट को कॉलम से बाहर निकालने के लिए। सो इस चीज को कहते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ये कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है वो यहां से बाहर निकलेगा। ओके, तो सेम पहला जो हमारा पिक मिला उसके जैसे ही वो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो कॉलम के बाहर निकलेगा, वो डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा और हमारा सेकंड पिक हमको मिलेगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह का हमको हमारा ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होता है टाइम और यहाँ पे होता है हमारा इंटेंसिटी, ठीक है। टाइम यहाँ पे होता है रिटेंशन टाइम। ओके, ऐसा कुछ हमको हमारा ग्राफ मिलता है। तो ये जो हमारा
फर्स्ट पिक है वो उस कंपोनेंट का है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए हमको पहले फर्स्ट पिक हमको मिल गया। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है उसका हमको ये सेकंड पिक मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो सेपरेशन हुआ वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हुआ है। लेकिन इन केस अगर हमारा सैंपल के अंदर दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम हो गए तब क्या फंडा होगा? तब उस केस के अंदर जो हमारा सेपरेशन है वो साइज के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, साइज मैटर करता है। उसका मतलब ये है कि जिस मॉलिक्यूल का साइज कम है वो पहले पास हो जाएगी, और जिस मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है वो बाद में पास होकर कॉलम के अंदर से। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी जो हमारा फर्स्ट पिक मिलेगा वो उस कंपोनेंट का होगा कि जिस मॉलिक्यूल का साइज कम है, और हमारा जो सेकंड पिक मिलेगा वो उस मॉलिक्यूल का, उस कंपोनेंट का होगा जिसका साइज बड़ा है। ओके, तो एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया कि जो ये कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने बोला कि हम स्टेशनरी फेज में सिलिका ग्रीस यूज करते हैं, यानी कि लिक्विड हम यूज करते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पे सॉलिड भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? इफ हम लिक्विड यूज कर रहे हैं एज ए स्टेशनरी फेज गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो उस क्रोमेटोग्राफी को हम कहेंगे GSC। ओके, सॉरी, लिक्विड यूज कर रहे हैं हम तो इससे हम कहेंगे GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम एज ए स्टेशनरी फेज हम सॉलिड यूज कर रहे हैं तो इससे हम करेंगे GSC, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पे हमने सिलिका ग्रीस यूज किया है तो इसे हम GLC कह सकते हैं कि ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा कि हमें रिटेंशन टाइम मिलता है। ओके, रिटेंशन टाइम का मतलब क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कितने टाइम तक कॉलम के अंदर स्टे किया, कॉलम के अंदर वो कितने टाइम तक रहा, उसको कितना टाइम लगा कॉलम से बाहर आने के लिए, उससे हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। ओके, और इंटेंसिटी मतलब वो कितने कंसंट्रेशन के अंदर रहा हुआ है, उससे मतलब वो इंटेंसिटी हमारा मेजर होता है। अब रिटेंशन टाइम के बेस के ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली हमारा कंपोनेंट है कौन सा। हमने सेपरेशन तो ऑलरेडी कर लिया है लेकिन उसका आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? सो हमारे पास एक रेफरेंस लिस्ट होती है। एक हमारे पास रेफरेंस लिस्ट होती है। वो रेफरेंस लिस्ट के अंदर हर एक कंपोनेंट का रिटेंशन टाइम नोट हुआ होता है कि कौन सा कंपोनेंट का नाम क्या है और उसका रिटेंशन टाइम कितना है, वो सब उसके अंदर नोट होता है। तो हम हमारे कंपोनेंट का रिटेंशन टाइम कितना है उसको हमारे रेफरेंस लिस्ट के साथ मैच करेंगे, और मैच करके देखेंगे कि हमारा कंपोनेंट है कौन सा। ओके, उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कंपोनेंट कौन सा है। बट ये जो टेक्निक है उसकी मदद से बहुत श्योरिटी के साथ हमें रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो उस केस में हम यहाँ पे एज अ डिटेक्टर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एज अ डिटेक्टर यूज करने से हमें बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर अगर एज अ डिटेक्टर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं तो उसे कहते हैं GCMS। इस टेक्निक के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही है कि हमारा जो गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे एक्चुअली वर्क करता है। और दूसरी बात, इसे वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। इसके बारे में बोलने के लिए भूल गया था, लेकिन इसे वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।